वेलकम टू सैम मस्ट नो। आज की वीडियो एक जानकारी पे आधारित है। हमारी दुनिया खतरे में है और हम भी खतरे में हैं, और वो खतरा कोई और नहीं, वो खतरा हम हैं। आप सोचोगे ये कैसी बात हो गई, हम ही वो खतरा हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कई लोगों की आंखें आज खुलने वाली है। क्या किसी देश के बॉर्डर को या उसकी ज़मीन को या फिर उसके जलवायु को क्या किसी जानवर से खतरा है? हमने कभी नहीं सुना है कि किसी देश के बॉर्डर पे या फिर किसी देश की जलवायु को किसी शेर से या तितली से या छिपकली से या फिर किसी भी इंसेक्ट से कोई खतरा हो। हमने हमेशा यही बात की है कि इन सब का जो कारण है, इन सब के खतरे में आने का, वो इंसान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बदलते हुए मौसम की। अब देखा जाए तो कहीं पे बाढ़ है और कहीं पे सूखा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, एंटार्क्टिका लगातार पिघलता जा रहा है। ये सब जो न्यूज़ आती है हमारे पास, ये सब अब आम बातें हो चुकी हैं। लेकिन यही आम बातें ही हमारे चिंता का विषय है। इस वीडियो को समझने के लिए हमें एक चीज़ अच्छी ढंग से समझ लेनी होगी कि हम भी नेचर हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ इस नेचर की, जिसे हम कहते हैं कि ये नेचर है, एक्चुअल में हम भी उसी का पार्ट हैं और हम भी नेचर हैं। हम अगर ये समझ जाएंगे कि हम भी नेचर हैं तो हम काफ़ी सारी वो चीज़ें नहीं करेंगे जो हम आज कर देते हैं ऐसे ही। अब देखा जाए तो UN एजेंसी की लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 20 में एंटार्क्टिका का जो मैक्सिमम टेम्परेचर पाया गया था वो पाया गया था 18.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। और अगर एक फैक्ट की बात बताऊं तो अगर धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री वार्म हो जाता है तो बहुत तबाही हो जाएगी। जैसे कि समुद्र स्तर का 1.6 फीट बढ़ जाना, जिससे कि पूरी दुनिया में फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। हम अपने पेयजल का यानी कि फ्रेश वाटर का 1/3 हिस्सा खो देंगे। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो सब तबाह हो जाएंगी, क्रॉप्स सारी बेकार हो जाएंगी। हमारी जितने भी हमारे ओशियंस हैं वो सारे वार्मर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे 99% जो कोरल रीफ्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे, जो कि इरिवर्सिबल है। और अगर 99% कोरल रीफ डैमेज हो गए तो 9 मिलियन स्पीशीज़ हम समुद्र की खो देंगे। जैसे कि अफ्रीका का ही नाम बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें कि अफ्रीका के कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कि पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे पानी सूख चुका है। अफ्रीका के हमारे देश भारत में भी केरला हो गया जैसे, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि पानी बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे पानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में पहुँचाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे स्टेट्स के भरोसे पे हैं कि वहाँ से पानी जाएगा। और यहाँ तक की आफत आ चुकी थी कि एक बार ट्रेन से पानी भिजवाना पड़ा और उन सारे स्टेट्स के कुएँ जो हैं वो सूख चुके हैं, और जो कुएँ में पानी होता है वो भूजल का होता है। और देखा जाए तो आज हम सभी भूजल पे ही डिपेंडेंट हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है वो एक्चुअल में पंप से ग्राउंड वाटर खींचा जाता है, उसके बाद वो हमारे घरों में आता है, जिसकी वजह से भूजल का स्तर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 डिग्री अर्थ वार्म हो जाए तो क्या क्या तबाही हो सकती है। और 1 डिग्री वैसे भी बढ़ चुका है, 1900 के बाद से अब तक 1 डिग्री वार्म हो चुका है, और 1 डिग्री जो बचा है वो भी मेरे ख्याल से हम इंसान जल्दी ही कसर पूरी कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे कामों में देरी नहीं करते। अब दिक्कत यह है कि पॉल्यूशन एक साइड से बढ़ता जा रहा है और पेड़ कटते जा रहे हैं, दोनों ही हमारे खिलाफ काम हो रहे हैं। अगर पॉल्यूशन कोई इंसान कर रहा है तो उसको मेरे ख्याल से उतने ही पेड़ वगैरह लगाने चाहिए कि जिससे कि उसका असर बैलेंस रहे। सारी दिक्कतें जो हैं वो जनसंख्या है, हमारा विकास है, क्योंकि विकास ही विनाश का कारण है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विकास छोड़ दें, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमें विकास भी करना है और साथ में अपने नेचर को भी नहीं भूलना है कि भैया हम भी नेचर हैं एक्चुअल में, हमें इस नेचर को भी संभाल के रखना है। तो ये सब तो सारी दिक्कतें होंगी, इसका समाधान क्या है वो देखते हैं जरा। हमें इसके समाधान को जानने के लिए पहले एक साइकिल को समझना होगा। जो हम एक्सहेल करते हैं वो पेड़ इनहेल करते हैं, और जो पेड़ एक्सहेल करते हैं वो हम इनहेल करते हैं। ये एक साइकिल है, और अगर इस साइकिल में से पेड़ हटा दिया जाए तो कितनी बड़ी आफत आ सकती है। और बढ़ते हुए गैस के कारण इस साइकिल में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका है। कई स्टेट्स में ऑक्सीजन कैफ़े खुल चुके हैं जहाँ पे कि प्योर ऑक्सीजन ली जाती है कैफ़े में पैसे देकर, क्योंकि पहले का टाइम था जब हर चीज़ फ्री मिलती थी जिससे इंसान ज़िंदा रहता है, खाना, पानी और हवा। उसके बाद कुछ टाइम बाद खाना जो है वो पैसों में मिलने लग गया, सब्जी वगैरह ये सब। उसके कुछ टाइम बाद हमें पानी भी पैसों में मिलने लग गया, लेकिन हवा आज तक फ्री थी, अब हवा भी पैसों में मिलने लग गई है। जैसा कि मैंने सुना है कि कई दिल्ली में ऑक्सीजन कैफ़ेज़ हैं। तो इस हद तक आफत आ चुकी है। हमें कैफ़े खुलने से इसका अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो 15.3 बिलियन पेड़ हर साल काटे जाते हैं, यानी कि पूरी धरती से इतने पेड़ कम हो जाते हैं। लेकिन लोग
लगाते भी हैं, लेकिन जब सरकार ये पेड़ लगाती है तो 100% में से सिर्फ 20% ही सर्वाइव कर पाते हैं। जो हेल्दीएस्ट होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि सरकार एक बार लगा के चली जाती है, उसकी कोई देख रेख नहीं होती है। और अगर हम लोग इस पूरी दुनिया में 1 ट्रिलियन पेड़ लगा दें तो हम कई डिकेड्स पीछे जा सकते हैं टेम्परेचर के मामले में, हम वापस से कई दशक पीछे हो सकते हैं और वो काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन 1 ट्रिलियन पेड़ का जो लक्ष्य है वो इतनी आसानी से तय नहीं होता। तो अगर हिसाब लगाए तो हर इंसान अपने लाइफ में 150 पेड़ लगाए तो हम इस लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। और मैं घर में लगाए हुए फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो गमलों में लगते हैं, एक्चुअल में पेड़ जो कि 50-60 साल तक आराम से चल जाए। और इन पेड़ों को कम से कम 1 से 2 साल तक की देख रेख चाहिए होती है, जब तक ये थोड़े से बड़े ना हो जाए। इनकी वाटरिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर सकें। मैंने एक कोड देखा था कहीं पे, ये जो मेरे सामने है, इसके हिसाब से कुछ ऐसा लगता है, और ये बहुत सही बात लिखी है इसमें, हम दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं, हमें किसी का इंतज़ार है जो आज की दुनिया को बदल देगा, लेकिन वो हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम एक्चुअल में किसी को नहीं बचा रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं सब। और अगर हम भी इस नेचर का हिस्सा हैं और अगर हम भी नेचर हैं तो हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। हम अगर अपने पूरे साल में अगर 4 से 5 पेड़ भी लगाएं, ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 4 से 5 पेड़ बहुत ही कम होते हैं, ये लगा दें तो भी हम इस लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं 150 पेड़ के। हमें कोई ओकेजन्स डिसाइड करने होंगे, जैसे कि हमारा बर्थडे या फिर कोई एनिवर्सरी, जिसमें हम ये ठान सके कि यार इस बार तो मैं अपने बर्थडे में 5 पेड़ लगाऊंगा ही लगाऊंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अच्छे काम के लिए नहीं जाने जाते, हम करते हैं पार्टीज़, यहाँ वहाँ घूमना फिरना। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में कई नदियाँ ऐसी हैं जो पहले सालों बहती थी, पूरे साल बहा करती थी, लेकिन आजकल सिर्फ बरसातों में बहती हैं और वो भी कुछ दिन के लिए ही, उसके बाद उनका स्तर सीधा नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ऐसा लगता है कि पानी है इसलिए पेड़ है, नहीं, एक्चुअल में पेड़ है इसीलिए पानी है। हम अगर नदियों के साइड में किनारे में अगर पेड़ कई सारे लगा दें तो वो पानी हमेशा बहता रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में पेड़ पानी को पकड़ के रखता है। जैसा भी ईशा फाउंडेशन ने किया था कि रैली फॉर रिवर, कावेरी नदी के साइड में बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, जिसकी वजह से उसको दोबारा से जीवित किया जा सके, क्योंकि वो नदी सूखती जा रही थी, धीरे धीरे सूखती जा रही थी। तो उसको दोबारा से उसमें पानी बढ़ाने के लिए उसके किनारे में बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे। और अगर हर नदी के साइड में पेड़ लगा दी जाए तो वो नदी फिर से चालू हो जाएगी। तो पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? सबसे अच्छा मौसम होता है मानसून का, यानी कि बरसातों का, जो कि आजकल है। तो इस मानसून का फ़ायदा उठाएं और इस मानसून में 1 पेड़ तो ज़रूर लगाएं। और ये आपका काम नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। नेचर हमेशा कुछ ना कुछ हमको देती रहती है, लेकिन अब बारी है नेचर को लौटाने की। तो इस मानसून ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस नेचर को बचाएं। और बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।